जो भी मानवाधिकार की बात होती है, मानवाधिकार का अर्थ आजकल विरोधियों का समर्थन, माओवादियों का समर्थन, अपराधियों का समर्थन। और ये सवाल इसलिए आता है कि बार बार सरकार इस बात को लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि लोग मानवाधिकार क्या है उसको समझें और मानवाधिकार का कितना विस्तृत क्षेत्र है उसको समझें और मानवाधिकारों की मांग करें। इसलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, मानवाधिकार क्या है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पहली बात ये समझिए कि ये हम मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करते हैं, ये हमारी कोई मांग नहीं है, हमने इसकी शुरुआत की। पिछली सदी में दो विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध 1418 था, दूसरा 1939 से 18। दूसरे विश्व युद्ध में आपको बताया कि एक तरफ हिटलर से कहा था, मुसोलिनी से कहा था, टोलो से जापान से कहा था, और यह यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन वगैरह से अमेरिका से राष्ट्र था। तो युद्ध तो समाप्त हो गया, मगर कम से कम करोड़ों लोग मारे। पूरे यूरोप में कोई देश नहीं रहा होगा जहाँ की नौजवान अपंग नहीं हो गए होंगे, आर्थिक दृष्टि से भी बर्बाद हो गए। तो उस समय एक तो समझदारी बनी कि अगर तीसरा, तब तक न्यूक्लियर वेपन दिया गया था, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो संसार को बचाया जा सकता, इसलिए युद्ध को अब नहीं हो इसकी संभावना को क्या करें। ये भी एहसास लोग युद्ध को समाप्त करने के लिए शक्ति से युद्ध को समाप्त नहीं कर सकते, शक्ति से शांति नहीं कर सकते। एक एहसास हो कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, आगे युद्ध नहीं हो, मानव जाति का संहार नहीं हो, तो पूरे गौर किया पूरे विश्व के स्तर पर ऐसी व्यवस्था मानवीय बनाई जाए कि किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं महसूस हो। तो इसके पीछे जो भावना थी मुझे थी कि ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कि आगे युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सके। और उसके लिए जो एहसास हुआ वो ये था कि शक्ति से शांति नहीं है। आज भी दुनिया में देखना अमेरिका बहुत ताकत है, शांति नहीं था। ये जब एहसास हुआ तो एक कमेटी संयुक्त राष्ट्र में बनाई। वो कमेटी को कहा गया कि आप बताइए कि किन अधिकारों को हम मानवाधिकार घोषित करें और दुनिया के जितने राष्ट्र हैं वो अपनी प्रतिबद्धता बताएं कि हम इन अधिकारों को अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि दुनिया में जितना अन्याय सरकार जो है वो नहीं हो और शांति। क्योंकि माना जाए कि दुनिया में जितना अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो लोग विद्रोह करेंगे, अशांति होगी, आंतरिक अशांति होगी, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होगा, फिर अंतर्गत तीसरा राष्ट्रीय। तो दुनिया के सारे देश एक कमेटी बनी, उसकी रीजनल अमेरिका की जो कंपनी की चेयरमैन थी भारतीय कंपनी से, और उन लोगों ने मिलकर 2.5-3 साल का वक्त दिया और एक मसौदा तैयार किया सबकी सहमति से। इस पर विरोध नहीं मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करे, यही मानवाधिकार है और इनको हम दुनिया के जितने लोग हैं उनको उपलब्ध करें। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र सर्वसम्मति से ये एडॉप्ट किया, स्वीकार किया और उसको कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी थी, सोवियत यूनियन था, उस वक्त स्टालिन थे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मार्क्सवाद के साथ उस समझौता नहीं था। जैसे संपत्ति का अधिकार, अब समाजवादी व्यवस्था में प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं, पर मानवाधिकार की जो घोषणा है इसमें अनुच्छेद 17 में है कि लोगों को हक होगा संपत्ति रखने। इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये मानव समाज के हित को देखते हुए जितने राष्ट्र थे सबने बहुत कुछ सैद्धांतिक बातों पर समझौता किया। जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने 7 देश ऐसे थे, सऊदी अरेबिया था, उसको बहुत कठिनाई से दूसरे मुद्दों पर, तो 7 देश ने कहा कि हम एब्सटेन कर देंगे, उसमें एक भी वोट खिलाफ नहीं पड़ा। तो पहली बात हम ये करेंगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो अखबार वाले और ये राजनीति के नेता वो करते हैं मानवाधिकार वाले, जैसे कि हमने कोई संगठन बना के हम मानवाधिकार की मांग कर रहे हैं उसके लिए करें,
मानवाधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य मतलब दुनिया के सारे देश सबने दस्तखत किया है कि हम अपने नागरिकों को मानवाधिकार उपलब्ध कराएंगे। हम तो सिर्फ वही कहते हैं, जैसे सरकार ने कानून बनाया है घूसखोरी के खिलाफ, तो कोई घूस देता है तो हम तो कंप्लेन, आप तो कंप्लेन करते हैं कि घूसखोरी हुई, तो मानवाधिकार वाले लोग जिसकी बात करते हैं तो हम कोई नई मांग करने वाले, जो मांग जिस बात को स्वीकार किया है भारत ने 1948 में घोषणा हुई, उसके बाद भी बहुत सारे संविधान उपलब्ध किया, जो आपने स्वीकार किया है विश्व के सामने, मैं अपने नागरिकों को इन मानवाधिकारों को उपलब्ध कराऊंगा और उसका हनन करते हैं तो हमको सिर्फ ये कहते हैं कि आप हनन करें, उसका सवाल। तो पहली बात तो कि मानवाधिकार वाले कुछ नहीं होते। जैसे दुनिया में समाज में बहुत सारे कानून हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, बहुत भेदभाव के खिलाफ, तो अलग अलग नागरिक हैं समूह बना के विरोध करते हैं। तो जिसको वो मानवाधिकार वाले कहते हैं वो कुछ नहीं। हम लोग आखिर समाज नागरिक हैं और हम लोग मानवाधिकारों का जब हनन होता है तो हम उसके सरकार का विरोध करते हैं, मानकर कि मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, हाँ करते हैं तो इस तरह का परिवर्तन होना चाहिए। तो पहले की मानवाधिकार वाले कुछ करके नहीं होता, ये सरकार को प्रतिबद्धता चाहिए और हर सरकार ने कहा कि अपने नागरिकों को हम उपलब्ध करेंगे, हमारी मांग नहीं। पहले चीज दूसरी बात उपलब्ध कैसे कराएंगे? संयुक्त राष्ट्र में जो कोई घोषणा होती है या कोई प्रस्ताव होता है तो वो दुनिया के हर देश का कानून नहीं होता है, अर्थात उसको लेकर आप अदालत में नहीं जा सकते कि ये मानवाधिकार का प्रस्ताव है, संयुक्त राष्ट्र ने पास किया है, हमारा देश नहीं दे रहा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट लगेगा, हाईकोर्ट से हमको दिया जाए, जैसे मानो बाकी अधिकारों के लिए आप चाहते हैं। तो एक ही तरीका है कि जब उन्होंने कहा है कि उपलब्ध कराएं, उसका अर्थ था कि कानून बनाकर हम अपने देश के नागरिकों को मानवाधिकार उपलब्ध और क्रमशः और उन्होंने ये कहा था कि एक जो सब नहीं कर सकते, सबकी परिस्थिति अलग अलग, और वो सही भी है कि अलग अलग विकास के स्टेज में हम एक पंचायत नहीं कर सकते। तो इसके लिए अनुवाद प्रक्रिया चल रही है, मानवाधिकारों को उपलब्ध कराने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय भी दबाव पड़ता है और क्रमशः उसमें बढ़ रहा है। और एक बात वह तो फैसला कर लिया, और जब देश की समस्या उनकी होती है सरकारों की, तो उनको लगता है कि मानवाधिकारों को मानते हुए तो हम ये नहीं कर सकते, मानवाधिकारों का हनन करो और इनकार करो, जैसे कोई भी अपराधी मैं खून करूँगा काम नहीं किया। तो उसी तरह से सरकारें होती हैं, वहाँ तो उन्होंने वादा किया है, मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्धता दिलाई है, कानून भी यहाँ बना दिया और उनको लगता है कि हनन करना चाहिए तो हनन भी करते हैं, सिर्फ वो हर अपराधी की तरह करते हैं कि हमने तो हनन किया नहीं। और चूँकि सरकार पर हम सीधे मुकदमा नहीं कर सकते हैं, हम खून करेंगे आप मुकदमा कर सकते हैं, जेल जाएंगे, मगर सरकार पर आप मुकदमा नहीं कर सकते, वो कानून को देखते हैं। इसकी वजह से बहुत कठिनाई होती है कि हम ज़्यादा करते हैं। अभी आपने सुना होगा 5-6 लोग गिरफ्तार अर्बन नक्सल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई कि जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते सरकार में। हमने फेसबुक पर लंबा सा लिखा था MIN अर्बन नक्सल, तो हमने पूरा अपना 42 साल का अपना देखा कि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं हूँ 42 साल से। आप हमसे अच्छा सैंपल गवर्नमेंट को हमें लाभ कोई नहीं मिलेगा, 42 साल से काम करने वाला नहीं मिलेगा, हमारी जांच करा लीजिए। और अगर आपको मिलता है कि हम अर्बन नक्सल हैं तो जेल में डालिए, जो भी कानून, और नहीं तो ये बकवास है कि जेल में डालिए। ये सब बदनाम करने के लिए सरकार ने जो उनको मानवाधिकारों को करते हैं और जब विरोध होता है तो अब हमारे मानवाधिकार है। मानवाधिकारों को 2 भाग में बताएंगे, एक में कहते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार, और दूसरे में है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब आवाज करना दोनों का महत्व ये था कि और कीजिएगा जब बातचीत ये हुआ कि 2 तरह की समस्या है। एक तो ये है कि जो सरकारें होती हैं दुनिया भर की, एक जगह की बात नहीं, वो अपने नागरिकों का दमन करते हैं। हिटलर ने 60 लाख जो हुई कोई मर
बाकी देश को नौकरा, तो नाना प्रकार से सरकारी नौकरी जमाना वो अपने नागरिकों के साथ करता है। तो पहली बात तो यह है कि सारी सरकारें मानवाधिकार की घोषणा की है, ये हर व्यक्ति का मानवाधिकार होगा, तो कोई सरकार इसका खंडन नहीं कर सकती। उसको रखा गया तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार। एक दूसरा हुआ कि ठीक है, आपकी हम हत्या नहीं करेंगे, आपको हम जेल नहीं डालेंगे, आपको बकने देंगे जितना बोलना, मगर आपको भूखो रखेंगे, आपको खाने की व्यवस्था नहीं करें, आपकी तो फिर भी शांति नहीं। आप मारिए नहीं, तो अगर भूखो आपको मार दीजिए, हम बीमार पड़े वाले, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं। कहा कि अगर दुनिया में मानवीय समाज बनाना है तो शांति स्थापित करनी है, तो दोनों करना। एक तो नागरिकों को किसी भी तरह के दमन से बचाना होगा, और उसकी बाकी जो जरूरतें होंगी, खाने की, पीने की, जीने की, इसकी भी व्यवस्था करना है। तो मानवाधिकारों को अब देखेंगे दो भाग में, वो मानवाधिकार जो आपके नागरिक अधिकार है और राजनीतिक अधिकार है, और दूसरे जो आपके आचार जो आपके नागरिक अधिकार हैं, उसमें जीने का अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, देश में कहीं हम आ जा सकते हैं उसका अधिकार, हमको ऐसा नहीं हो कि हम कहीं के भी नागरिक नहीं, एक नागरिकता का अधिकार, देश से बाहर जाने का अधिकार, लौटने का अधिकार। फिर एक दमन का बहुत बड़ा जरिया होता है अदालत मुकदमा, कहा कि किसी भी आदमी को दंडित करना हो तो उसको खुली अदालत में निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा आपके लिए। तो एक नागरिक का अधिकार होगा कि सरकार चार्ज लगा के जेल में बहुत सारे तानाशाही व्यवस्था होती है, चार्ज लगाया आपको 10 साल की चार्ज बोले, तो इस तरह की और व्यक्ति संस्था ये सारे अधिकार एक पद से दिया गया नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। एक और बहुत ही जगह पर ऐसा हुआ कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए, कि मानवीय समाज को बनाने के लिए गणतंत्र छोड़कर दूसरा को जाता है। इसलिए मानवाधिकारों की सूची में ये भी किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि अपने देश को या तो स्वयं शासन में भाग ले या अपने प्रतिनिधियों को चुने वो शासन करे। अर्थात डेमोक्रेसी जो है वो भी आपका पोलिटिकल ह्यूमन राइट्स एक व्यवस्था है। ये सोशल राइट्स में किया गया कि ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हर आदमी को कम से कम न्यूनतम खाने का, रहने का, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था। अगर कोई बूढ़ा है, कोई हेल्पलेस मतलब असहाय स्त्री है, तो उन लोगों को गारंटी करें कि कम से कम एक न्यूनतम जो जीने का स्तर है वो उनको उपलब्ध कराया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो ये भी मानवाधिकारों का है, तो सिर्फ मार काट गोली नहीं, ये मानवाधिकारों का है। उसके बाद सांस्कृतिक अधिकार, ये सेक्युलरिज्म की जो बात है, ये सेक्युलरिज्म कोई यहाँ करता है, गांधी ने कर दिया, नेहरू ने कर दिया, जब 20वीं सदी में जब उपनिवेश बनाया साम्राज्यवादियों ने, तो उनकी जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के अंदर नाना प्रकार के लोग थे। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में, इतना बड़ा हिंदुस्तान कभी बराबर एक किसी राजा के अंदर बदलाव नहीं था, अंग्रेजों ने बहुत जीता, उसको रखा। तो हमारे यहाँ नागालैंड है, हमारे यहाँ मणिपुर है, वहाँ के दूसरे लोग हैं, नस्ल में भी उनसे अलग हैं, भाषा में भी अलग हैं। फिर आप साउथ के लोग जाए, इंडिया में अलग तरह के लोग हैं। तो इतने तरह के मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो स्वतः पहले नहीं थे हिंदुस्तान। तो ये जो हुआ, ये देखा गया कि अलग अलग देश में माइनॉरिटीज में, हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया भर में, तो उनको क्या कर उनको छोड़ दें कि जो मेजॉरिटी का हो वो माइनॉरिटी के साथ जो भी हो कर वही नहीं हो सकता। तो उसकी भी व्यवस्था मानवाधिकार की घोषणा में कि माइनॉरिटी के राइट पर वो अपने तरह से दिए, अपनी भाषा संस्कृति को बचा के रखें और उस तरह से। अर्थात मानवाधिकार का क्षेत्र इतना व्यापक है, उसको हम लोग अधिक चर्चा इसलिए करते हैं, सबसे बड़ा अधिकार हम जिंदा रहने का विकास होगा, इसलिए जब पकड़ के मार देते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो ये सबसे बेसिक, सबसे जरूरी अधिकार हम लोग का अस्तित्व का
उसी पर इतना यहाँ हमला होता है। अब ये इशू अमेरिका में नहीं होगा, ये इशू इंग्लैंड में नहीं होगा, ये इशू फ्रांस में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की सरकार उस तरह से पकड़ के नकली में भेड़ में मार दे। अभी कश्मीर में मार दे। पहली बात करने की मानवाधिकार ये नहीं कहता है कि आप कानून हाथ में लीजिएगा तो आप बंदूक नहीं लीजिए। मानवाधिकार ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आपने बंदूक उठाया और गोली चला रहे हैं पुलिस के ऊपर तो वो आपको गोली नहीं मारेगा। हम लोग ये कहते हैं किसी को मालूम नहीं है कि आपने बंदूक उठाया क्यों। आपके घर में रात को रेड हुआ और गोली मार दिया और बंदूक चला रहा है। हम ये कहते हैं कि आप जो लोगों को पकड़ के मार देते हैं और सिर्फ आप कह देते हैं इसलिए साबित हो गया कि माओवादी हो गया, वो बंदूक चला रहा था, आतंकवादी हो गया, तो कैसे हम जानते? अगर ये मान लिया जाए कि हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री फोर्स, हमारे नेता सब तरह तब तो मान लेंगे, पर दुनिया का कानून ये मान के नहीं चलता है कि कोई इंसान सबको कहा जाता है कि आप नहीं कीजिए, आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ। अब तो अखबार वाले पहले कम से कम अखबार वाले कथित लिखते थे, कथित आतंकवादी, कथित माओवादी, अब तो उन्होंने वो भी लिखना चाहिए। और किसी को मार दिया सरकार ने कहा उसको नहीं करता, तो हम उसकी बात करते हैं, हम उसको स्पष्ट समझते हैं। हम लोग जो मानवाधिकार में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कानून का शासन। कानून के शासन के बिना कोई भी सभ्य समाज नहीं रह सकता है, और कानून के शासन के बिना कभी किसी देश का किसी समाज का बुरा हो ही नहीं सकता। तो हमको कानून के शासन के पक्ष फर्क यही है कि हम कहते हैं जैसे हम नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी राज्य की है, उसको पालन करना। हम अपराधी हो सकते हैं, राज्य को तो अपराधी नहीं होते, और जब राज्य अपराधी होता है इसलिए हम सिर्फ ये कहते हैं हम कानून का पालन करें। आप गोली मारते हैं, कानून है कि उनका भी गोली मारिए, मगर आप कानून छोड़कर मारते हैं। जैसे आपराधिक केस लड़ता है और जीतता है वो करते हैं, उससे उतना ही करना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार में हिंसा की ये जगह, हिंसा और जनतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए कभी कोई जो मानवाधिकार का हिमायती है वो आपको हथियार से लड़ने के अधिकार को का समर्थन करेगा, क्योंकि किसी राज्य को अपने नियम का इसलिए मगर सरकार ने प्रचार करते करते हिंदुस्तान में मानवाधिकार को उठाकर सिर्फ किसी बिल्डिंग पर डाल दिया। मार देना, नहीं मार देना, माओवादियों का समर्थन करते यही है, अपराधियों का समर्थन। वैसे एक समझने के लिए छोटा सा रिश्ता गुजर कि हमारा रिश्ता क्या है आतंकवादी से या माओवादी से। जैसे किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर अगर किसी खूनी का, किसी बलात्कारी का इलाज करता है तो बलात्कार और खून करने का समर्थन नहीं करता, उसका काम सिर्फ है इलाज करना और सजा देना काम है अदालत का, ये डॉक्टर का। तो हम ह्यूमन राइट्स के डॉक्टर, हमको सिर्फ इतना ही मतलब है कि किसी के मानवाधिकार का आपने हनन किया, ये करके आतंकवादी है, गोली चला रहा है, तो और हमको मालूम हुआ कि ये आप गलत कर रहे थे, हम उतना ही विरोध करेंगे, उसके आतंकवाद के समर्थक नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर जो है किसी अपराधी का इलाज करता है तो उसके अपराध का समर्थक है, तो हमारा कुछ रिश्ता इतना ही। सरकार को सूट करता है कि हम लोगों को पेंट कर देती है उसके समर्थक हैं नक्सल, अर्बन नक्सल, तो उनका काम आसान हो जाता है। और एक तो किया बहुत बड़ा नुकसान लोगों का, ये मानवाधिकार का मतलब मार देना, नहीं मार देना, सही मारना, गलत मारना, नक्सल और बाकी आपके जितने अधिकार हैं उस पर चर्चा। अच्छा, मानवाधिकार की अब चर्चा का मतलब ऐसे होते हैं, कभी आपने नहीं कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति क्यों है, हम मजदूरी करते हैं, हमको इतनी अमानवीय कंडीशन में क्यों काम करना पड़ता है। अब एक गौर करने की बात है कि मानवाधिकार कानून में आपको उपलब्ध है, सिर्फ आप उसको मानवाधिकार के नाम से जानते हैं। संयोग ऐसा हुआ कि सब मानवाधिकारों की चर्चा हो रही है, उसी वक्त चर्चा हिंदुस्तानी संविधान 46 तो बहुत सारे कम से कम पॉलिटिकल राइट्स में और सिटीजन्स राइट में वो आपके संविधान में आपको दिया हुआ है। सिर्फ यह उसका जैसे फर्ज कीजिए आपको कुछ मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जीने का अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, आप उसको मौलिक अधिकार से नाम जानते हैं, वो आपका ह्यूमन राइट्स है। अब एक गौर करने की बात कि मानवाधिकार कानून में आपको उपलब्ध है, सिर्फ आप उसको मानवाधिकार के नाम से जानते हैं।
और संविधान में आपके ह्यूमन राइट्स को, मतलब जीने के अधिकार को, लोकतंत्र अधिकार को आपको उपलब्ध कराया गया मौलिक अधिकार को कानून के समक्ष बराबर, कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबर, ये भी संविधान में है, मौलिक अधिकार में। अदालत में निष्पक्ष अदालत से हम पर मुकदमा चला के हमको दंडित किया जाए या नहीं किया जाए, ये हमारा मानवाधिकार की घोषणा में भी है, हमारे संविधान में। बोलने की आज़ादी मानवाधिकार भी है, हमारा मौलिक अधिकार है। अपने देश में घूमने फिरने की आज़ादी वहाँ भी है। तो सारे जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार वो वही हैं जो मानवाधिकार और जिनको आपको उपलब्ध कराया गया। परेशानी कहाँ होती है जब आर्थिक अधिकार की बात होती है, सामाजिक अधिकार की बात होती है। तो जब संविधान बन रहा था तो भी कहते थे कि आप इसको भी मौलिक अधिकार के तौर पर दीजिए। फर्क क्या होता है तो गौर कीजिएगा कि मौलिक अधिकार के तौर पर जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर आप सीधे अदालत में जा सकते हैं और सरकार को बाध्य करा सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है उपलब्ध करें। तो वहाँ संविधान बनाने वालों ने देखा कभी हमारी गौर की हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि बाकी जो आर्थिक आधार अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, वो हम इसलिए ऐसा किया है कि एक अलग चैप्टर बनाया संविधान में। पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और ये कानून से आपको लागू नहीं है, आप इसको लेकर अदालत से नहीं प्राप्त कर सकते, मगर सरकार धीरे धीरे इनको अपने नागरिकों को उपलब्ध करेगी। तो जितने अधिकार आपके आर्थिक अधिकार थे, सामाजिक अधिकार थे, जो आपके जीवन को बेहतर बनाते, उनको उस चैप्टर में डाल दिया जिस चैप्टर को लेकर अदालत जा सकते, मौलिक अधिकार के लिए जा सकते, उनके लिए जा नहीं सकते। मगर उसमें लिखा ये गया कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, इसी दिशा में सरकार कानून बनाएगी। ये रिएक्शन वो कह रहा है, वो दिलचस्प है, जितनी सरकारें हैं सब उसको उनका काम करें। और हम लोग अदालत उन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया, जब प्रश्न किया उन्होंने कहा कि उसमें तो बात है कि किसी भी अदालत में सवाल हो कि जितने आपके अधिकार जिनसे आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है उनको चैप्टर 4 में डाल दिया और उसको ऐसा कर दिया कि उनको नहीं जा सकता, तो वो बेकार का उसको नहीं जा सकता। और सरकारें उस दिशा में नहीं बढ़ रही है, वो तो एक बात थी, उनकी दिशा में जा रही है। जैसे कुछ चीज़ें करें तो 3 चीज़ें हैं मुख्य चीज़ें करें। एक तो उसमें लिखा हुआ है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोगों के बीच में आमदनी की जो गैर बराबरी है उसको न्यूनतम करें, मिनिमम करें, मैक्सिमम करें। दूसरी बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण आपकी